नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है और आज से 11 दिनों बाद पहले चरण के लिए वोटिंग होनी है। 7 चरण में लोकसभा चुनाव की वोटिंग होगी और 4 जून को नतीजा आना है। लेकिन इस चुनावी नतीजे के ठीक पहले वो राजनीतिक दल जो चुनावी हिंदुत्व की बुनियाद पर खड़ा है, वो राजनीतिक दल जिसने समाज के अलग अलग हिस्सों की, अलग अलग वर्गों की सामुदायिक चेतना को, सामुदायिक अस्मिता की भावना को दबाकर एक सांप्रदायिक अस्मिता की भावना को उभारने की कथित कोशिश में दिन रात लगे रहने में पारंगत माना जाता है, उस राजनीतिक दल के सामने यदि कम्युनिटी कॉन्शसनेस यानी सामुदायिक चेतना सर उठा रही है तो इसे चुनावी माहौल में किस रूप में लिया जाना चाहिए। बात क्षत्रिय महाकुंभ यानी राजपूतों के महासम्मेलन की, और यह महासम्मेलन उस राज्य में हो रहा है जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजपूत समाज से आने वाले मुख्यमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ के राज में नानौता गांव में, सहारनपुर जिले के नानौता गांव में क्षत्रिय महाकुंभ का आयोजन हो और जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी होगी उसके खिलाफ वोट देने का फैसला उस महाकुंभ में किया जाए, तो इसके पीछे के कारण क्या है। 16 अप्रैल को सरधना में भी ठाकुर महापंचायत बुलाई गई है, लेकिन सरधना में महापंचायत होगी, गुजरात में कुछ और हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 4 जून के बाद बने रहेंगे पद पर या चुनावी रूप से उनके समुदाय का वोट लेने के बाद उनको टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा। इसको लेकर तमाम तरह की आशंकाओं के बादल मंडरा रहे हो और इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का मौजूदा नेतृत्व, जिसे मोटे तौर पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह का नेतृत्व माना जाता है, तो मोदी शाह का नेतृत्व राजपूतों के साथ कितना कंफर्टेबल है, आज जरा इसकी पड़ताल करते हैं। आखिर नौबत क्यों आई कि जो राजपूत समुदाय 2014 में एक तरफा नरेंद्र मोदी के पक्ष में खड़ा हो गया, नरेंद्र मोदी के चुनावी हिंदुत्व की बुनियाद पर बिना आगे पीछे सोचे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनावी माहौल बनाने में सबसे आगे जाकर खड़ा हो गया, वो राजपूत समुदाय आज पुनर्विचार की प्रक्रिया में है। भारतीय जनता पार्टी और राजपूतों के बीच संबंधों की कहानी अगर कहनी शुरू की जाए तो बहुत लंबी हो जाएगी, आज उस पर नहीं जाएंगे। यह बात बिल्कुल सही है कि इस देश में पहले राजपूत प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार से समर्थन वापस लेकर 11 महीने बाद ही उस सरकार को गिराने का काम किसी ने किया था तो भारतीय जनता पार्टी ने किया था। जसवंत सिंह को पार्टी से निकालने का काम किसी ने किया था तो भारतीय जनता पार्टी ने किया था। लेकिन आज हम इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि वीके सिंह का टिकट कटा, उससे नानौता में महापंचायत हुई और भाजपा को वोट नहीं देने का ऐलान हुआ। पुरुषोत्तम रूपाला जो बयान दे रहे हैं क्षत्रियों के ऊपर, राजपूतों के ऊपर जितनी आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग पुरुषोत्तम रूपाला कर रहे हैं, गुजरात में जो कुछ भी हो रहा है वहां के राजपूत भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, क्या सिर्फ इसको इसी दायरे में देखने की जरूरत है या भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के दरमियान राजस्थान में जिस अमरपाल कथित एनकाउंटर की बात होती है और उस कथित एनकाउंटर ने जिस प्रकार से चुनावी माहौल को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कर दिया 2018 में, क्या उसी दायरे में देखने की जरूरत है? आज दरअसल उसके आगे देखने की जरूरत है। और क्या वाकई नरेंद्र मोदी और अमित शाह राजपूतों से चिढ़ते हैं? उन्हें राजपूतों से कोई खुन्नस है? मैं नहीं जानता कि खुन्नस है या नहीं है। मैं नहीं जानता कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को राजपूतों से किसी प्रकार की चिढ़ है या नहीं है। होनी भी नहीं चाहिए किसी भी राजनेता को, और खासकर जो सत्ता में हो उन्हें तो किसी समुदाय, किसी भी धर्म, किसी भी जाति को ना तो कपड़ों से पहचानने की बात जैसी बेहद आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करना चाहिए और ना ही किसी जाति विशेष से चिढ़ होनी चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता, ट्विटर पर मोदी का परिवार अपने बायो में जोड़ने में ऐसा नहीं है कि इस देश के राजपूत नौजवान पीछे रहे हैं। जो भी चुनावी हिंदुत्व की चाशनी में डूबे हुए महसूस कर रहे हैं, सब अपने आप को मोदी का परिवार लिख रहे हैं। लेकिन क्या मोदी उन्हें अपना परिवार मानते हैं? आज इसकी पड़ताल करते हैं, एक एक कर पड़ताल करते हैं और शुरुआत खजुराहो कांड से करते हैं। जी हां, 1995 का साल और खजुराहो कांड।
खजुराहो कांड यानी गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के अंदर विद्रोह, शंकर सिंह वाघेला के नेतृत्व में गुजरात में केशुभाई पटेल सरकार के खिलाफ विधायकों का विद्रोह। 40 से ज्यादा विधायक खजुराहो पहुंचे हुए थे। मुख्यमंत्री बदलने की मांग तो थी ही कि केशुभाई पटेल को बदला जाए, लेकिन जो सबसे बड़ी मांग थी वो यही थी कि गुजरात भाजपा के महासचिव नरेंद्र मोदी को गुजरात से हटा करके कहीं और भेजा जाए। लाल कृष्ण आडवाणी से मामला नहीं सुलझा, संघ से मामला नहीं सुलझा, गोविंदाचार्य से मामला नहीं सुलझा, मुरली मनोहर जोशी से मामला नहीं सुलझा, तो उस मामले को सुलझाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी भेजे गए। और जो पहली बुनियादी शर्त शंकर सिंह वाघेला ने रखी थी वो यही शर्त थी कि गुजरात से नरेंद्र मोदी को हटाया जाए। और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने वो शर्त मानी, मुख्यमंत्री भी हटाए गए, यानी केशुभाई पटेल की जगह सुरेश मेहता आए और नरेंद्र मोदी को गुजरात से निर्वासित कर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में कहें तो राजनीतिक टर्म्स में, पॉलिटिकल टर्म्स में निर्वासित कर दिल्ली में जगह दी गई। भाजपा मुख्यालय जो अशोका रोड में चलता था, वहां एक छोटे कमरे में रहने पर नरेंद्र मोदी विवश हुए। आखिर शंकर सिंह वाघेला से नरेंद्र मोदी को चिढ़ क्या थी, जिस वजह से शंकर सिंह वाघेला अब भी टीवी इंटरव्यू देते हैं तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान देते हैं, चाहे वो यूट्यूब पर कोई इंटरव्यू दे या टेलीविजन पर कोई इंटरव्यू दे। उनके किसी भी इंटरव्यू को आप जाकर देख सकते हैं कि गुजरात में राजपूत समाज से आने वाला एक पूर्व मुख्यमंत्री 82 साल की उम्र में शंकर सिंह वाघेला जिनका नाम है, वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ इतने हमलावर क्यों रहते हैं। ये पहला एग्जाम्पल था। जरा इसके आगे चलते हैं। दूसरा उदाहरण है वीरभद्र सिंह, इस देश के वरिष्ठतम राजनेताओं में शुमार, हालांकि अब उनका देहांत हो गया। वीरभद्र सिंह की बेटी अहमदाबाद में गुजरात हाई कोर्ट में जज हुआ करती थी। सोहराबुद्दीन केस चल रहा था, उनकी बड़ी बेटी अभिलाषा सिंह वहां जज हुआ करती थी और सोहराबुद्दीन केस चल रहा था। उस केस में उन्होंने अमित शाह को जमानत नहीं दी, अमित शाह को जेल जाना पड़ा। लेकिन अगर बेटी ने जमानत नहीं दी, जुडिशियल पैरामीटर्स का ख्याल रखा, तो क्या इसका बदला उस बेटी के बाप से लिया जाएगा, उनके पिता से लिया जाएगा? भारत में परंपरा नहीं है। परंपरा यह भी नहीं है कि किसी की बेटी की शादी हो रही हो, कोई कन्यादान करने के लिए कोई पिता बैठा हुआ हो और तब उसके दरवाजे पर सीबीआई भेज दी जाए। बेटी की शादी में हिंदुस्तान की परंपरा यही है कि दुश्मनों को भी लोग मदद करते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते। लेकिन इस परंपरा को तोड़कर 2015 में जब वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री थे और अपनी सबसे छोटी बेटी की शादी कर रहे थे, वो रस्मों को निभा रहे थे, वो कन्यादान कर रहे थे, उस दिन उनके दरवाजे पर सीबीआई उनसे पूछताछ करने पहुंची थी। क्या वीरभद्र सिंह कोई अपराधी थे? क्या वीरभद्र सिंह हिंदुस्तान छोड़कर भाग रहे थे? आखिर बेटी की शादी के दिन डिस्टर्ब करना नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में सत्ता का पिंजरा बंद तोता, सुप्रीम कोर्ट के शब्दों में पिंजरा बंद तोता सीबीआई वीरभद्र सिंह को, राजपूत समुदाय से आने वाले एक पहाड़ी राज्य के मुख्यमंत्री को बेटी की शादी के दिन तंग करने अगर पहुंची थी, तो इस चीज को राजपूत समुदाय ने पूरे मन से स्वीकार नहीं किया था। यह बात कहने और सुनने की नहीं है। बाद में उस मामले का क्या हुआ आप सभी जानते हैं कि उस मामले में अब तक आगे कोई प्रगति ऐसी नहीं हुई जिसमें वीरभद्र सिंह या उनके परिवार की संलिप्तता को साबित किया जा सके। कल्पना कीजिए, शिवाजी महाराज के बारे में कहा जाता है कि उनका कोई सैनिक किसी की बेटी बहू को उठा कर लाता था तो उसका सर कलम कर दिया जाता था और बाइज्जत उन महिलाओं को, उन लड़कियों को उनके घर भेजा जाता था। लेकिन परंपरा ऐसी डाली जा रही है जिस परंपरा में बेटी की शादी के दिन वीरभद्र सिंह के यहां सीबीआई भेजी गई थी। राजपूत समुदाय ने इसे बर्दाश्त किया। तीसरे उदाहरण की तरफ चलते हैं। तीसरा उदाहरण है राजनाथ सिंह का। वो राजनाथ सिंह जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट डिक्लेयर किए थे, भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था। लाल कृष्ण आडवाणी की नाराजगी मोल लेते हुए
पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी को डिक्लेयर किया गया था। लेकिन नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने, भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह को गृह मंत्री बनाया गया। उस विवाद को याद कीजिए जिसमें राजनाथ सिंह के बेटे के ऊपर, मैं भी जानता हूं राजनाथ सिंह के परिवार को, राजनाथ सिंह के परिवार के ऊपर इस तरह के ओछे आरोप मीडिया में जिस ढंग से छींटा कसी हुई, जिस ढंग की अफवाहें प्लांट की गई, उसके पीछे कौन लोग थे? ये पता आज तक करने की कोशिश की गई कि कौन लोग थे? ये मामला यूं ही दफन हो गया। नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद राजनाथ सिंह के बेटे के ऊपर आरोप लगाया गया। जब यह मामला फैल गया, रायता फैल गया इस आरोप पर कि ट्रांसफर पोस्टिंग को प्रभावित करने की कथित कोशिश राजनाथ सिंह के बेटे कर रहे हैं, जब पूरा रायता फैल गया और राजनाथ सिंह ने कह दिया कि इस तरह का कोई भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाए तो सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लेंगे, जब ये पूरा रायता फैल गया, राजनाथ सिंह विवादों में घिर गए, तब पीएमओ की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन जारी किया गया, जिस क्लैरिफिकेशन में कहा गया कि किसी कैबिनेट कलीग के बारे में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, यह आज तक रहस्य का विषय बना हुआ है कि आखिर राजनाथ सिंह के बारे में इस तरह की खबरें और अफवाह को प्लांट कराने का काम किन लोगों ने किया था। वो नरेंद्र मोदी सरकार में नंबर 2 थे, आज भी वो नंबर 2 मंत्री हैं। नरेंद्र मोदी के बाद कैबिनेट में नंबर 2 उन्हें ही माना जाता है। नरेंद्र मोदी की अनुपस्थिति में कैबिनेट की अध्यक्षता करने का भार भी उन्हीं के ऊपर है। लेकिन नरेंद्र मोदी की अनुपस्थिति में कैबिनेट बैठक होती भी है कभी, मेरी जानकारी में तो नहीं है कि हालिया सालों में कुछ हुई है। इस तरह से राजनाथ सिंह की छवि को भी टार्निश करने की कोशिश नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद की गई। किसने की, क्यों की, यह एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद की गई और क्या हाल बनाकर राजनाथ सिंह का रख दिया गया। जो राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी में एक मजबूत स्तंभ हुआ करते थे, आज सरकार के कुर्सी पर बैठे हुए कोई बड़े निर्णय में जिनकी कोई सहभागिता नहीं दिखती है। लखनऊ के एक कार्यक्रम में बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि अंतिम समय में उन्हें न्योता दिया गया। यह हालत हो गई है कि अंतिम समय में उनको इनवाइट किया जाता है। क्या हालत बना के रख दी है। जरा उससे भी आगे बढ़ते हैं और उससे आगे बढ़ने के बाद राजनीति से अलग हटकर न्यायपालिका की बात आती है। हालांकि न्यायपालिका को राजनीति में घसीटना गलत है, लेकिन जिस चीफ जस्टिस के साथ सीधी बयानबाजी नरेंद्र मोदी की हुई, संयोगवश वो भी राजपूत समुदाय से थे। तीरथ सिंह ठाकुर, देश के मुख्य न्यायाधीश, और प्रधानमंत्री के 15 अगस्त 2016 के भाषण पर सीधा सवाल मुख्य न्यायाधीश ने उठाया कि इस देश में इंसाफ को लेकर मोस्ट पॉपुलर पीएम से बहुत उम्मीद थी, लेकिन उस भाषण से उन्हें निराशा हाथ लगी थी। यह बात ऑफ द रिकॉर्ड नहीं, ऑन द रिकॉर्ड टीएस ठाकुर ने कही थी, चीफ जस्टिस ने कही थी देश के। जहां आज जस्टिस चंद्रचूड़ बैठे हुए हैं देश के न्यायपालिका के प्रमुख के पद पर, वहां जस्टिस टीएस ठाकुर बैठे हुए थे और वहां से उन्होंने बयान दिया था। उसके बाद प्रधानमंत्री ने भी एक समारोह में यह कह दिया कि न्यायपालिका में इतनी लंबी लंबी छुट्टियां नहीं होनी चाहिए। फिर जस्टिस टीएस ठाकुर ने फिर एक बयान दिया और साफ साफ कहा कि न्यायपालिका में जब छुट्टियां होती है तो मनाली, कुल्लू मनाली या दूसरे हिल स्टेशन पे घूमने नहीं जाते हैं जज, बल्कि बड़े बड़े संविधान पीठ के फैसले उस दरमियान डिक्टेट कराते हैं, उन्हें लिखते हैं। छुट्टियां इसलिए नहीं होती है कि वो छुट्टी मनाने कुल्लू मनाली या हिल स्टेशन जाए जज, उन्हें फुर्सत नहीं होती, वो बड़े बड़े फैसले डिक्टेट कराते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि छुट्टियों के दरमियान ही जस्टिस खेहर की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने एनजेएसी पर भारत सरकार के यानी मोदी सरकार के द्वारा किए गए संविधान संशोधन को असंवैधानिक करार दिया था। यह बात टीएस ठाकुर ने कही थी। सोच सकते हैं नरेंद्र मोदी सरकार संविधान संशोधन करे और इस देश में कोई संविधान संशोधन ही असंवैधानिक कर दिया जाए। इलेक्टोरल बॉन्ड की तरह कोई ऑर्डिनरी बिल नहीं था, संविधान संशोधन बिल था एनजेएसी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। लेकिन जस्टिस खेहर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने 4-1 से उसको क्वैश कर दिया था। अब आगे चलते हैं, एक और उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। अगला उदाहरण है सरयू राय। सरयू राय भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, राजपूत समाज से आते हैं, पहले बिहार में सक्रिय थे,
बाद में झारखंड में सक्रिय हुए राज्य बंटवारे के बाद। और सरयू राय की छवि एक बेहद ईमानदार नेता की है। सरयू राय भारतीय जनता पार्टी में कितने किनारे किए गए, सबको पता है सरयू राय कहां है। सरयू राय इतने कद्दावर नेता कि निर्दलीय चुनाव लड़कर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को, 5 साल पूरे कर चुके मुख्यमंत्री को उन्हीं के क्षेत्र में चुनाव हरा दिया था। यह राजनीतिक धमक रही है सरयू राय की। लेकिन सरयू राय को भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में किनारे कर दिया गया। राजपूत समाज ने इसे भी बर्दाश्त किया। सरयू राय जैसे लोग आज की राजनीति में उंगलियों पर ढूंढने पर किसी भी राजनीतिक दल में इक्के दुक्के ही दिखाई देंगे, जिसमें ईमानदारी और नैतिकता की बातें कम से कम सार्वजनिक जीवन में कहने की नहीं बल्कि चरितार्थ होती हुई दिखती है। लेकिन नरेंद्र मोदी की भाजपा में उनकी पूछ नहीं रही। उन्हें मुख्यमंत्री के खिलाफ निर्दलीय लड़ना पड़ा क्योंकि वो खरी बात करते हैं। वो चापलूसी वाली बात कि मोदी ही देश है, मोदी ही देवताओं के देवता है, जैसे नड्डा साहब कहते हैं, उनके आशीर्वाद से वंचित ना हो जाना पड़े, ऐसा काम वोटर ना करे, ये बात नड्डा साहब कहते हैं, जेपी नड्डा। ये बात सरयू राय नहीं कह सकते थे। कोई भी विवेकशील व्यक्ति, कोई भी रैशनल व्यक्ति इस तरह की बातें नहीं कर सकता। सरयू राय को उसकी कीमत चुकानी पड़ी। आगे चलते हैं सरयू राय से। सरयू राय से आगे जाने के बाद रमन सिंह दिखाई देते हैं। रमन सिंह 3 बार मुख्यमंत्री रहे। नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद उन्होंने कभी मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ली। वो मोदी के आने के पहले ही मुख्यमंत्री बन चुके थे। क्या हालत हुई उनकी? नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, लेकिन मुख्यमंत्री रह चुके रमन सिंह फिर मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। यह है हकीकत, और इस हकीकत के आश्रय इस देश की सियासत को देखने की कोशिश हो रही है। इसके आगे चलते हुए देखते हैं, बात वहीं तक नहीं है, बात उसके आगे मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को देखिए। मनीष सिसोदिया भी राजपूत समुदाय से है, संजय सिंह भी राजपूत समुदाय से है। लेकिन किस प्रकार से एक उप मुख्यमंत्री को एक ऐसे मामले में जिसमें अप्रूवर वो व्यक्ति बनता है जो इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा देता है, इस तरह के लोगों के द्वारा, और इस तरह के लोगों के द्वारा जिसको पहले गिरफ्तार किया जाता है और फिर उसको अप्रूवर बनाया जाता है, इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा लिया जाता है, फिर उसको रिहा किया जाता है, और जिसका नाम उसके मुंह से बोलने के लिए मजबूर किया जाता है, उसे जेल भेजा जाता है। अरविंद केजरीवाल का उदाहरण आप देखिए, और इसके पहले मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के साथ भी यही हुआ। इसे भी राजपूत समुदाय ने देखा कि हो क्या रहा है। जस्टिस संजीव खन्ना जब कोर्ट में यह कहते हैं कि इस मामले में कोई मनी ट्रेल प्रूफ होता हुआ दिख नहीं रहा है और ट्रायल पर यह मामला आ गया तो 2 मिनट भी नहीं टिकेगा, उस मामले में मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है। तो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी, मनीष सिसोदिया का पिछले लगभग 14 महीने से जेल में होना, इस बात को भी राजपूत समुदाय ने देखा और बर्दाश्त किया। अब सवाल उठता है कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी के साथ राजपूत समुदाय सिर्फ इसलिए खड़ा रहे कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी हिंदुत्व के सहारे इस देश की संपत्तियों को इस देश के बड़े कॉरपोरेट के हाथ बेचने का उपक्रम करती रहे, और साथ ही साथ सांप्रदायिकता का नैरेटिव फैलाकर इस देश में रोजगार का धंधा बंद। अग्निवीर में भी या सेना में बहाल होने वाले नौजवानों में उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, इन सब इलाके के राजपूत होते हैं। दूसरे समुदायों के भी लोग होते हैं, लेकिन राजपूतों की भी बड़ी संख्या होती है। क्या अग्निवीर जैसी 4 साल वाली स्कीम लाते वक्त उस वक्त इन्हें याद नहीं आई कि इस देश के नौजवानों का क्या हाल होगा? ये सारी बातें देश का हर समुदाय जैसे देख रहा है, उसी तरह से राजपूत समुदाय भी देख रहा है। और ताजा मामला पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, जहां संगीत सोम को किनारे किया गया, सुरेश राणा को किनारे लगाया गया और वीके सिंह को अंततः किनारे लगाया गया। पता नहीं चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ को भी कहीं किनारे लगा दिया जाए, क्योंकि दिल्ली की सत्ता के लिए योगी आदित्यनाथ ही अमित शाह के प्रतिस्पर्धी हैं, उनके कॉम्पिटिटर हैं, नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी बनने की होड़ में। तो उत्तराधिकारी की होड़ को गुजरात लॉबी बर्दाश्त नहीं कर सकती। नरेंद्र के बाद देवेंद्र, या ऊपर नरेंद्र नीचे देवेंद्र, इस तरह के नैरेटिव गढ़ने के चक्कर में देवेंद्र फडणवीस सीएम से डिप्टी सीएम हो चुके हैं। पता नहीं अब और कहां जाएंगे। गुजरात लॉबी भारतीय जनता पार्टी पर जो हावी है, आज की जो भारतीय जनता पार्टी है,
कम से कम नानौता गांव में जो क्षत्रिय महाकुंभ हो रहा है, सरधना में जिस क्षत्रिय महापंचायत की, राजपूत महापंचायत की का आह्वान किया गया है, और पुरुषोत्तम रूपाला जिस तरह की बात, नरेंद्र मोदी के करीबी मंत्री जिस तरह की बात राजपूतों के खिलाफ कर रहे हैं, क्या इससे राजपूतों का वोट मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व के साथ क्या राजपूत खड़े हो जाएंगे? ये सारे सवाल उस दौर में उठ रहे हैं जिसमें एक एक कर राजपूत समुदाय के लोगों से या तो नरेंद्र मोदी का वाक युद्ध चला, चाहे वो समाज के किसी भी हिस्से के रहे हो, या फिर नरेंद्र मोदी के साथ राजपूत नेताओं को किनारे लगाने की प्रक्रिया, जैसे जैसे नरेंद्र मोदी भाजपा में आगे बढ़ते गए वैसे वैसे वो प्रक्रिया तेज होती गई। इस बात को भी राजपूत समुदाय ने देखा। लेकिन बावजूद इसके इस सवाल का उत्तर बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्या वाकई नरेंद्र मोदी राजपूतों से चिढ़ते हैं? क्या वाकई अमित शाह राजपूतों से चिढ़ते हैं? क्या उन्हें राजपूत समुदाय के लोगों से कोई दिक्कत है? धनंजय सिंह को सजा हुई है, धनंजय सिंह का पूर्व का रिकॉर्ड जो भी रहा हो, लेकिन आनंद फानंद में जिस केस में सजा दिलाई गई वो वाकई थोड़ी बहुत जो सीमित जानकारी मुझे कानून की है, इस तरह से बहुत कम देखने को मिलता है कि इस तरह से किसी को सजा दिलाई जाए। हालात इस देश में राजपूतों के ही नहीं बल्कि दूसरे समुदायों के भी मौजूदा सरकार के रहते हुए बेहतर नहीं हुए हैं। इस बात को कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ जो समुदाय 2013 में उनको पीएम कैंडिडेट बनाए जाने के समय से खड़ा रहा, उस समुदाय के अंदर यदि रिसेंटमेंट है तो बहुत लोगों को दिखाई दे रहा है कि खेल किस दिशा में जाता हुआ दिख रहा है। खेल उस दिशा में भी जाता हुआ दिख रहा है जिस दिशा में नरेंद्र मोदी को दिल्ली आने के लिए एक अलग किस्म की राजनीति जो खेली गई थी, उसमें राजपूत समुदाय ने अपनी भूमिका निभाई थी। अब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाकर पूर्व प्रधानमंत्री बना देने में यदि राजपूत समुदाय अपनी भूमिका का निर्वाह करता हुआ दिखाई दिया तो यकीन मानिए इस देश में राजपूत ब्राह्मण जैसे समुदायों को इन्फ्लुएंसर माना जाता है, वोटों को प्रभावित करने की कला में पारंगत माना जाता है। और इस कला में पारंगत जो समुदाय होता है उसमें से एक भी खंबा, सपोज करें कि राजपूतों का खंबा ही अगर भारतीय जनता पार्टी से नरेंद्र मोदी के साथ छोड़ा तो बहुत कुछ हो सकता है। दिग्विजय सिंह के बारे में क्या क्या बातें कही जाती है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, वो आदमी नर्मदा परिक्रमा करता है, वो आदमी आज भी चुनाव लड़ रहे हैं, 25 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भाषा शैली दिग्विजय सिंह के बारे में देखिए, उनकी दूसरी शादी हुई, क्या कहा गया, किस तरह के आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कुछ नेताओं ने किया, सब कुछ देख रही है, पब्लिक है, सब जानती है। और आगामी चुनाव में राजपूत समुदाय की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ सकती है, ये बात अभी से दिखाई देने लगी है। देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। नमस्कार।